हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में। तो प्रस्तावना या उद्देशिका ये दोनों एक ही चीज़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। संविधान की प्रस्तावना। संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना। यानी कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी, अगर इनके अनुसार हम देखें तो इन्होंने इसको राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। किसको? उद्देशिका को। और सुभाष कश्यप के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। लेकिन डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो संविधान की आत्मा और हृदय ये किसने कहा है? ये कहा है वी.आर. अंबेडकर साहब ने। और ये किसको कहते हैं? ये कहते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार हैं वो किसमें हैं? भाग 3 में अनुच्छेद 32 में वर्णित हैं। तो बी.आर. अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा और हृदय क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार। आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना पर। आगे बढ़ते हैं। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हम भारत के लोग। भारत का संविधान, अगर इसकी हम प्रस्तावना यानी उद्देशिका के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत होती है ये होती है हम भारत के लोग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। तो ये क्या कहलाता है? धर्म निरपेक्षता। यानी कि राज्य सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है। कौन कौन से ऐसे दो शब्द हैं जो जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। 42वें संशोधन में प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और भारत के विवरण को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से चेंज करके क्या कर दिया गया था? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया था। और राष्ट्र की जो एकता, ये जो शब्द हैं इनको राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया था। तो ये जो परिवर्तन किया गया था ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, इसके स्थान पर किसको कर दिया गया था? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य में। और राष्ट्र की एकता, इसको परिवर्तित कर दिया गया था राष्ट्र की एकता और अखंडता में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना या उद्देशिका है उसमें लोक कल्याण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।
आगे बढ़ते हैं, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। यानी कि कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य होता है ये क्या होता है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पे हमें क्रम देखना है, प्रस्तावना में किस क्रम में लगाए गए हैं, ये जो शब्द दिए गए हैं इनका क्रम बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये डी है, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। इनका जो क्रम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वो इसी के क्रम में दिया गया है। यानी कि सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। आगे बढ़ते हैं, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में जोड़ा गया था। कौन सा शब्द, धर्मनिरपेक्ष। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, यानी कि संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, समाजवाद का अर्थ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें चीन की क्रांति यानी कि 1912 इसका प्रभाव नहीं झलकता है। आगे बढ़ते हैं, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत क्या है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आगे बढ़ते हैं, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, इसको हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना में भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुट निरपेक्ष। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बड़े लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ये जो प्रावधान है ये किसमें किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। इसका जो उल्लेख है ये प्रस्तावना में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था और इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो ये प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने और इसको पारित कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 ये संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। संविधान सभा का जो गठन हुआ था, हमने प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस किया था कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था
ये हुआ था 6 दिसंबर 1946 को, जिसमें पहली बैठक जो हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और इसकी जो दूसरी बैठक हुई थी ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था। और जो तीसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की ये हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। और इसी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और ये पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और अगर हम बात करें कि जो संविधान है वो लागू कब किया गया था, तो ये पूरे भारत में जो लागू हो गया था ये हो गया था 26 जनवरी 1950 को। अंगीकार का मतलब है कि वो अंग कब बना, भारतीय संविधान कब अंग यानी कि इस दिन पारित किया गया था। ये संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया था। कब पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और पूरे भारत में जो लागू किया गया था ये किया गया था 26 जनवरी 1950। तो अगर लागू शब्द आता है तो लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और अंगीकृत या अंगीकार या पारित कब किया गया था? पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है। दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, अंगीकार कब किया गया था और लागू कब किया गया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी तक उद्देशिका या प्रस्तावना का जो संशोधन है ये एक बार किया गया है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य, निम्न कूटों में से सही उत्तर चुनिए। यानी कि जब संविधान अंगीकृत किया गया था यानी कि पारित किया गया था तो उसमें जो प्रस्तावना थी संविधान की उसमें ये जो शब्द थे वो सम्मिलित नहीं थे। और इनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें इनको शामिल किया गया था। तो ये शब्द कौन कौन से नहीं थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, 1, 2 और 3। यानी कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो शब्द हैं इनको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो ये मूल संविधान में नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रजातंत्र। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है,
यानी कि 3, 5, 2, 1। और जो न्याय हैं इनकी बात की गई है, न्याय 3, स्वतंत्रता 5 प्रकार की हैं, समानता 2 हैं, और जो भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे की जो भावना है वो 1 है। तो 3 न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे का उल्लेख देखने को मिलता है। अगर हम भारत का संविधान, उसकी उद्देशिका या प्रस्तावना को अगर हम देखें तो इसमें हम भारत के लोग, यहाँ से इसकी क्या है शुरुआत होती है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये न्याय हो गए। तो न्याय कितने हो गए, अभी हमने बात करी थी 3 प्रकार के न्याय हो गए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन देखने को मिलता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हो गई। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, तो ये जो समता है, समानताएं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए ये कितनी 2 प्रकार की हो गई। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए यानी कि भ्रातृत्व बढ़ाने के लिए, तो किस प्रकार की, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करो। तो राष्ट्र की एकता, एकता मतलब क्या हो गया, भाईचारा या भ्रातृत्व को बढ़ाना। तो ये हमें 1 देखने को मिलती है। तो 3 प्रकार के न्याय हो गए, स्वतंत्रताएं 5 प्रकार की हो गई, 2 प्रकार की समानताएं हो गई या समता, और 1 प्रकार का भ्रातृत्व या भाईचारे की भावना यानी कि भाईचारा 1 हो गया। तो इसमें ये क्रम हमें ध्यान में रखना है। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, यानी कि कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है या समानता या भाईचारा। तो ये एग्जाम्स में इस टाइप से प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय को किसमें उपबंध किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आर्थिक जो न्याय है इसको उद्देशिका में भी उपबंध इसका किया गया है, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें भी इसको देखने को मिलता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता का जो वर्णन है वो उसमें देखने को नहीं मिलता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रताएं 5 हो गई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का जो उल्लेख है वो इसमें देखने को नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, ये कहा है के.एम. मुंशी ने। आगे बढ़ते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, बी.आर. अंबेडकर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, उद्देशिका। जो उद्देशिका है वो भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। किस विवाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, यानी कि ये किस विवाद में माना गया था कि जो उद्देशिका या प्रस्ताव है ये संविधान का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए हो जाएगा, बेरूबारी यूनियन वाद। यानी कि बेरूबारी यूनियन वाद में ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला दिया गया था कि जो उद्देशिका है यह संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरूवादी यूनियन विवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए, यानी कि ये जो ऊपर का जो निर्णय था बेरूवादी यूनियन विवाद, इसको पलटते हुए
उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा या भाग मान लिया था। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किस विवाद में उद्देशिका जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, या किस विवाद में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था उसमें उद्देशिका को संविधान का अभिन्न हिस्सा माना गया। तो माना गया किसमें? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।